जून के महीने में चीनी सेना याडोंग से डोकलाम तक सड़क बना रही थी। डोकलाम चूंकि भूटान का हिस्सा है और डोकलाम में चीनी सेना की हरकत से भारत की भी सुरक्षा प्रभावित हो रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया। इस बात को लगभग 1 महीने बीत चुके हैं और तब से आज तक डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। भारत इस विवाद को शांति से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। विदेश सचिव एस जयशंकर उम्मीद जता चुके हैं कि जब पहले ऐसे विवाद सुलझ गए तो इस बार कोई वजह नहीं है कि विवाद हद से ज्यादा बढ़े। लेकिन चीन ये बात सुनने समझने को तैयार नहीं। चीनी मीडिया लगातार भारत की संप्रभुता पर चोट कर रहा है और जंग की धमकी भी दे रहा है। चीन के साथ डोकलाम संकट के बीच मोदी सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेने के लिए पहल की है। चीन के साथ जारी संकट पर सरकार का पक्ष बताने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सर्वदलीय बैठक हो रही है, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी सभी दलों के नेताओं को ब्रीफ करेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 26 जुलाई को चीन दौरे पर जा सकते हैं। चीन में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 26 और 27 जुलाई को होनी है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में कहा गया था कि चीन के साथ विवाद सुलझाने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि चीनी मीडिया के भड़काऊ तेवर के बाद ये सवाल गंभीर हो गया है कि भारत के साथ तकरार क्यों बढ़ा रहा है चीन। भारत चीन भूटान सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी है और जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर परिस्थितियां निर्मित होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दोहराया है कि देश की सुरक्षा के हर विषय पर हम सब एक हैं। राष्ट्रहित, सामरिक महत्व व देश की सुरक्षा के हर मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। चाइना ने हिंदुस्तान के साथ अपनी डिस्प्यूट को तो रिजॉल्व नहीं किया, जो 62 से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है। हिंदुस्तान चाइना में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उसके बाद जो चाइना मध्यस्थता का ऑफर करे तो इट्स अ जोक। चाइना साफ तौर पे जानता है कि ये इशू जो है हिंदुस्तान इसको बायलैटरल इशू कहता है और ये केवल बायलैटरली सॉर्ट आउट होगी। किसी भी देश की हिंदुस्तान मध्यस्थता एक्सेप्ट नहीं करता, इंक्लूडिंग यूएन या अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया या चाइना। तो सवाल यह है कि चीन तकरार क्यों बढ़ा रहा है। इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व पत्रकार और सामना के संपादक रह चुके हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के सबसे युवा प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वकील है। सतीश चंद्रा साहब, पूर्व राजनयिक, पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए और एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। कूटनीतिक और राजनयिक मामलों में देश के बड़े थिंक टैंक में से एक हैं। प्रोफेसर श्रीमती चक्रवर्ती, जो कि चीन मामलों की जानकार है, चीनी मामलों को वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और पूर्वी एशिया विभाग की हेड है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर, जहां पर ये बैठक चल रही है और वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, एक एक करके गाड़ियां वहां पर जा रही हैं और हम आपको तमाम उन तस्वीरों को दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई है। चीन के साथ साथ कश्मीर पर भी शायद बात हो सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इस बैठक को न केवल बुलाया गया है बल्कि इस बैठक के अंदर एक साथ गृह मंत्री सुरक्षा मामलों पर और विदेश मंत्री जो है कूटनीतिक स्तर पर जानकारी देंगी सभी विपक्षी दलों को। ये सरकार की एक आम सहमति बनाने की कोशिश है और ऐसे मुद्दों पर आम सहमति जनरली बनाई जाती है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। सीधे चलते हैं यतीन्द्र के पास। यतीन्द्र, आज की बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, बिल्कुल आज की जो बैठक का एजेंडा वो साफ तौर पर चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर है, क्योंकि बीजेपी जो सत्ता पक्ष है उसको लगता है कि पार्लियामेंट सेशन अब 2 या 3 दिन के बाद शुरू होने वाला 17 जुलाई से, तो उसमें कहीं विपक्षी दल चीन को लेकर हंगामा ना कर दें, चर्चा, क्योंकि पार्लियामेंट में चीन का जो विवाद है, जो सड़क को लेकर जो सीमा विवाद है, उसमें चर्चा बड़े डिटेल में नहीं की जा सकती। तो ऐसे में पहले ही वो हंगामा ना हो और पार्लियामेंट में सरकार असहज स्थिति में न दिखाई दे, इस वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तमाम
तमाम जो कूटनीतिक रास्ते जो अपनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही सरकार की जो तैयारियां और सीमा विवाद को लेकर जो भी सरकार कदम उठा रही है उनके बारे में सभी जो ऑल पार्टी मीटिंग्स के नेता यहां पर आए हैं उस मीटिंग में उन सबको वो डिटेल में जानकारी दी जाएगी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उस दौरान पूरा एक प्रेजेंटेशन देगी। डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली रहेंगे और होम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेजेंटेशन इस पर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं एक कोशिश की जाएगी कि पार्लियामेंट में ये विवाद वहां तक ना पहुंचे और सरकार को असहज स्थिति का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर में जो हालात जिस तरह से और वहां पर कश्मीर को लेकर बार बार जो सरकार के ऊपर उसकी नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है उसके ऊपर भी एक प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। इस बात के सूत्रों ने संकेत दिया है कि उस पर भी थोड़ी चर्चा हो सकती है और सरकार वहां पर क्या कदम उठा रही है और वहां के हालात हैं वहां पर सामान्य करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए और कौन कौन से कदम उठाए जाने बाकी इन तमाम स्थिति के बारे में आज ऑल पार्टी के जो नेता लीडर्स आए हुए हैं उनको बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र, हम आपसे लगातार इस बैठक के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन सतीश चंद्र साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि चीन भी बोल रहा है लेकिन चीनी मीडिया सबसे ज्यादा बोल रहा है और ये माना जाता है चीनी मीडिया सरकारी मीडिया है, इसलिए सरकार की तरफ से जो भी संकेत है या जो भी बात है वो पहुंचाता है। क्या कारण है कि चीन इस मुद्दे पर इस तकरार को बढ़ाता जा रहा है? नहीं, ये तो साफ चीनी नीति है। आपने सही कहा कि उनकी जो मीडिया है वो और भी अग्रेसिव हो गया है, परंतु ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, बल्कि उनके पेपर्स ही हैं जो ऐसी चीजें कह रहे हैं। पर चीन का बर्ताव इस तरीके के साथ हिंदुस्तान के साथ ही नहीं है। साउथ चाइना सी में देखिए वही चीज की है। ये एक हेजेमोनिक पावर उभर गया है और वो पुराने दिन 10-15 साल पहले जो अपना हाइड और पावर वाली गेम खेलते थे वो आप खुल्लम खुल्ला अपनी जो हेजेमोनिस्टिक पोजीशन ले रहे हैं उसमें आगे आ चुके हैं। और जो अभी किया डोकला में, ये भूटानीज टेरिटरी है, उनके साथ उन्होंने 20-24 राउंड टॉक्स किए हैं, हल नहीं हुआ और वो टेरिटरी में इंट्रूड कर गए हैं। और हमारी जो भूटान के साथ रिलेशनशिप है, हमारी 2007 की उनके साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप है, उसके अंदर साफ लिखा है कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसमें हम बड़ी क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। तो उसको मद्देनजर रखने हमने डोकला में भूटान का साथ दिया है और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ उनके ताल्लुक जो हैं बहुत करीब है। तो इसमें हमने ठीक किया। और दूसरी चीज जो मानने की बात है कि हमारी सरकार ने अटमोस्ट रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है। और तीसरी चीज जो आज की मीटिंग है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं जो अभी इन्होंने कहा। ये तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है हिंदुस्तान की, 70 सालों से ये चला आ रहा है। जब भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का आता है तो ऑल पार्टी मीटिंग होती है ताकि सभी पार्टी एक मत से आगे बढ़े। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस परंपरा पे ही चलेंगी, हम उसी परंपरा पे चलेंगे। लेकिन मैडम, आपको क्या लगता है श्रीमती चक्रवर्ती जी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि भारत इस बार तकरार को आगे बढ़ाए? क्योंकि अभी तक विड्रॉल का कोई सवाल भारत के सामने आया नहीं है और अगर नहीं होता है विड्रॉल तो तकरार निसंदेह आगे बढ़ेगी, तो फाइट निसंदेह आगे बढ़ेगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भारत शायद टक्कर को आगे बढ़ाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की मतलब राजनीति में ऐसा कभी हुआ है कि भारत की तरफ से टक्कर आगे बढ़ा है। भारत ने हमेशा ऐसे में से पहले जो बोल रहे थे वो कह रहे थे हमेशा रिस्ट्रेंट दिखाया है, अब की बार भी रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। और ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, वो चीन जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और इस हिसाब से तो मैं सोचती हूँ कि शायद चीन को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा है। इससे पहले तो चीन का यही रवैया था कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले आप अपने सैनिक हटाओ उसके बाद बातचीत करेंगे। लेकिन अब जब उन्होंने डोवल साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो लगता है कि शायद वो बातचीत करने में राजी है, क्योंकि हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं चीन के साथ अब तक
सब में लिखा है कि हम बातचीत के जरिए अपनी समस्याएं सुलझाएंगे, और हमारे पास वो मैकेनिज्म्स हैं। अभी तक जो इतनी सारी इंकर्शंस और इतने सारे इश्यूज हुए हैं, हर बार बातचीत के जरिए ही प्रॉब्लम सुलझा है। तो इस बात को आगे बढ़ाने से किसको फायदा है? कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, क्योंकि आजकल युद्ध का परिणाम किसी को नहीं मालूम है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, इसीलिए बातचीत के जरिए अगर इसको सुलझाया जा सकता है, उससे बड़ी और कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगी कि मुझे लगता है कि भूटान कुछ ज्यादा ही चुप है। ये भूटान का टेरिटरी है, हमारे स्पेशल रिलेशंस के लिए हम भूटान में हैं। तो उन्होंने एक डिमांड दिया है, उसके बाद से उनके तरफ से जहां तक मैं जानती हूँ, हो सकता है बाकी पैनलिस्ट को मालूम हो, भूटान ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि चीन को बताया जा सके कि देखिए ये हम दोनों, हमारे और भारत के बीच का मुद्दा है, इन अ वे हमने भारत हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ है, तो इसीलिए आप इसको मान लो। लेकिन भूटान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सुनने को मिल रहा है कि भूटान में शायद मतभेद है इस इश्यू में। तो वो तो हमको फिर देखना पड़ेगा कि भूटान क्या क्या कौन सा रवैया अपनाए। भूटान क्या रवैया अपनाता है? के साथ कोई भूटान का आदमी भी पहुंचता है वहां पे, तो मैं समझती हूँ उससे फायदा है। उससे फायदा है। सतीश चंद्रा जी, आपको क्या लगता है, भूटान का रुख क्या भारत के समर्थन वाला रहा है, या भूटान न्यूट्रल रहना चाहता है क्योंकि चाइना का डर उससे भी है? नहीं, देखिए, भूटान का जो रवैया है बहुत ही फ्रेंडली रवैया हिंदुस्तान के साथ है। हमारी रिलेशनशिप उनके साथ पहले तो 1949 ट्रीटी थी, अब 2007 ट्रीटी आ गई। तो जो मैं समझता हूं, भूटान पूरी तरीके से कन्विंस्ड है कि ये टेरिटरी उनकी है, डोकला उनका है, और इस पे उन्होंने तो साफ कह दिया है। उनको उनका एक स्टेटमेंट भी आया था जहां उन्होंने कहा था कि ये हमारी है और इसको टॉक से रिजॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि धक्कम धुक्का में आपके जो फौजी लोग हैं वो उधर आ गए रोड बनाने के लिए, ये तो कोई चीज नहीं। बल्कि हमारा तो रेस्ट्रेंट इतना रहा है कि हमने इसको पब्लिसाइज, मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा ही कर देना था, कि देखिए एक छोटे से मुल्क के साथ चीन अब घुस के यहाँ बीच में रोड बनाने के लिए ये तरीका है। हाँ, ये ताकत दिखा रहा है। और ये अजीब चीज है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पावर्स जो होते हैं ऐसे कभी नहीं करते, पर चीन ये कर रहा है आज, और ये सारी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं क्या हूं। मैं क्या हूं, चीन ऐसा कर रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, उनसे भी बात होगी। लेकिन मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या सरकार इस पूरे मसले को लेकर कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच चुकी है? क्योंकि जनरली ये होता है कि सरकार को जब किसी मामले पर आम सहमति बनानी हो, और ये आम सहमति की नीति कम से कम विदेश नीति में रही है, सतीश चंद्रा जी ने बिल्कुल सही कहा, वही बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि भारत बातचीत के रास्ते इस मसले को सुलझाएगा या सीधे सीधे विड्रॉ कर लेगा? भारत बातचीत के माध्यम से, क्योंकि भारत जो है वो शांतिवादी देश है, विस्तारवादी देश नहीं, आक्रमण करना हमारी परंपरा नहीं है। लेकिन हम अपना डिफेंस करने के लिए समर्थ हैं, और हम अपने मित्रों का डिफेंस करने के लिए भी हमारा सामर्थ्य है, जिनके साथ हमारे समझौते हैं। और किसी तरह का टेरिटोरियल जो एग्रेशन है वो वैश्विक व्यवस्था के लिए उत्तम नहीं है, उचित नहीं है। और चीन के साथ हमारे पास, ऐसा आदरणीय सतीश जी ने कहा, बातचीत का बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म है और दशकों पुराना मैकेनिज्म कारगर रहा है। तो भारत का ये रवैया, वो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सारे लोग ये चाहेंगे कि शांतिवादी ढंग से ही बातचीत हो। और लेकिन भारत अपनी जो हित है, भूटान का जो हित है, उन हितों के साथ समझौता करना ये भारत के हित में हो नहीं सकता। इसलिए भारत की सरकार, भारत के राजनीतिक दल, भारत की पूरी व्यवस्था वो भारतीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन वैश्विक शांति भी प्रस्थापित रहे, और बातचीत के माध्यम से जो विस्तारवादी नीतियां हैं उस पर वो कन्विंस किया जा सके, ये प्रयास है। ठीक है, जयवीर शेरगिल जी, क्या इस पूरे मसले पर विपक्ष सरकार के साथ है? क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए हैं, जैसे आज भी रणदीप सुरजेवाला का जो स्टेटमेंट आया वो सरकार की तरफ सवाल खड़े करने वाला है। ऐसा क्यों होता है कि जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय एकता होती है, जैसे राहुल गांधी का स्टेटमेंट आतंकवाद पर, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ गया है, और ऐसा लग रहा है जिस तरह अपरोक्ष रूप से वो पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूं राहुल गांधी इंटेंशनली ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अनइंटेंशनली भी अगर उन्होंने किया है
तो क्यों क्या है और क्यों टकराववादी रुख सरकार से अपना रही है कांग्रेस पार्टी? ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जैसे कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा हो या विदेश नीति हो, इन मामलों में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पर लेकिन पर लग जाता है उसमें, पर के बाद आप एक्विजिशन लगा देते हैं कि सरकार विपक्ष को टाइम नहीं, मैं आ रहा हूं, उस पर पे भी आ रहा हूं कि सरकार टाइम टू टाइम विपक्ष से बातचीत करती रहे, उनको कॉन्फिडेंस में लेती रहे, ताकि विपक्ष और ये देश अंधेरे में ना रहे। अब 1 महीना हो गया 16 जून को यह सारा मसला शुरू हुआ था। हिंदुस्तान के हर नागरिक और विपक्ष को यह तो पता है कि चीन हिंदुस्तान को लेकर क्या सोच रहा है, पर हिंदुस्तान को यह पता नहीं लग रहा कि हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान की सरकार क्या सोचती है। क्या प्रधानमंत्री जब हैम्बर्ग पहुंचे, होटल एलिस में मुलाकात हुई कि नहीं हुई? क्योंकि चाइनीज मीडिया और उनके ऑफिशियल प्रवक्ता कहते हैं नहीं हुई। जयशंकर कहते हैं ये छोटे मोटी असहमति है। फॉरेन मिनिस्ट्री का चाइना का प्रवक्ता कहता है असहमति नहीं, ये विवाद है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जरूरी है देश को और विपक्ष को सूचना मिलती रहे, ताकि अफवाहों स्पेकुलेशन पे हम टिप्पणी ना करें और एकजुट होकर एक स्वर में बात रखें। यह है पहला। दूसरा, आज हमें यह बात की भी खुशी है कि 3 साल बाद ये हमारी मांग पूरी हुई है कि सरकार ने ये जरूरी समझा है कि विपक्ष को विश्वास में लेने की जरूरत है। और मैं आशा करता हूं इस मीटिंग के बाद जितनी अफवाहें, जितना अंधेरे में रखा जा रहा था, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। तीसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया शो में, क्यों चीन ऐसा कर रहा है और क्या अजीत डोवल जी जाएंगे सुलझेगा? उस पर छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए, चीन का इतिहास है, 13 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर की सरहद उसकी साझी करता है, हर एक से उसका विवाद है। तो प्रधानमंत्री के ढोकला का कर्ज ढोकलाम की जमीन हड़प करके वो चुकाना चाहता है, पर भारत ऐसा होना नहीं चाहेगा। अजीत डोवल जी जा रहे हैं ब्रिक्स के एनएसए मीटिंग पे, जो पहले से तय थी। एम है वो भारत का पक्ष रखें कि हमारे परिप्रेक्ष्य में सुलझने का मतलब क्या है। क्या वो 1987 में जैसे सुमदोरांग में मामला बढ़ता रहा 2-3 महीने? क्या 2013-14 में जैसे डिप्सांग और बाकी चिमोर के एरिया में बॉर्डर कोऑपरेशन डिफेंस एग्रीमेंट से सुलझ गया था? क्या वैसा होगा? क्या चीन सिर्फ सिपेक तक अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है कि उसके इरादे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में भी ट्रबल है? तो इस बात पे क्लैरिटी सुषमा स्वराज जी देंगी, मुझे पूरा आशा है, और अजीत डोवल जी जब आके ब्रीफ हैं उनको भी देनी चाहिए। सतीश चंद्र जी, ठीक है, आपने बात की है तो एक और बहुत अहम है। पिछले एक छोटी सी बात बस दीपक जी, एक छोटी सी बात। पिछले 2 साल में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल उठाएं मीडिया में, मीडिया कहता है आप राजनीति करते हैं। सांसद में उठाएं तो हमें कहा जाता है आप देशद्रोही हैं क्योंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं। हम इस देश की 70% जनता के प्रतिनिधि हैं। इस देश को हक है कि उसका सरकार का दूसरे देशों के प्रति क्या रवैया, क्या स्टैंड, क्या स्पष्ट और सुसंगत नीति क्या है, उसके बारे हमें बातचीत होती रहे और उस पर रोशनी डलती रहे। ठीक है सतीश चंद्र जी, हम इस टेक्निकलिटी को जानते हैं कि ये ब्रिक्स देशों के एनएससी की बैठक है, इसमें बायलैटरल इश्यूज शायद न डिस्कस हो। जैसे चाइना के साथ प्रधानमंत्री ने भी बैठक की ब्रिक्स की तैयारियों को लेकर, क्योंकि चाइना में ब्रिक्स होनी है। क्या हो सकता है कि चाइना स्नब करे और एनएसए के साथ किसी तरह की बातचीत करे ही ना भारत और चीन विवाद को लेकर, क्योंकि इसकी भी एक संभावना है? नहीं, देखिए, जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं जैसे ब्रिक्स है या जैसे सार्क है या कोई यूएन में है, जहां भी होता है ये एक नॉर्मल रवैया है कि बायलैटरल मुद्दे भी आपस में अगर दोनों देश चाहें तो बातचीत करेंगे। सो ये नॉर्मल है, आप एक टेबल पे बैठे हुए हो, आप अपना मल्टीलैटरल बातचीत करेंगे, उसके बाद कॉफी शॉप, कॉरिडोर, ऑफिस, कहीं भी आप बातचीत बायलैटरल इश्यूज पे करेंगे। और चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, वो बात और है। जैसे उन्होंने कहा कि अभी शी से जब प्राइम मिनिस्टर मिले, वाइड रेंज ऑफ इश्यूज वाज डिस्कस्ड। उसका क्या मतलब है? बहुत सी चीजें, एंड आई एम श्योर
कि ये बायलैटरल चीजें भी इट्स इम्पोर्टेंट, दोनों मुल्कों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये मुद्दा रिजॉल्व। अब स्ट्रैटेजिकली अगर मैं कहूं सिन्हा साहब, तो डोकलाम का क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों भारत को लगता है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है? क्या रीजंस है जिसके चलते भारत को लगता है कि नहीं, डोकलाम को हमको चीन के कब्जे से जाने से सेव करना चाहिए? और मैं ये बता दूं, चीन अपने जितनी उससे देशों की सीमा लगती है सबके साथ विवाद में है, और कई सारे देश ऐसे हैं टोटल जो हजारों किलोमीटर दूर हैं, उनसे भी चीन का विवाद है। वो मानते हैं कि ये देश उनके हैं। ऐसे भी कुल मिलाकर 24 देश है। हाँ, दीपक जी ने आपने बहुत बड़ा अहम सवाल किया है। एक्चुअली इसे हमें समझना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। किसी भी तरीके से भारत इस मुद्दे को मानने से यदि मानता है तो उसकी छवि केवल रीजनल नेबरहुड में नहीं, पूरे विश्व के अंदर और हमारी सामरिक जो एक वर्नेबिलिटी पैदा कर लेंगे। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि चुंबी वैली जो सिक्किम और जो जिसमें भूटान भी इधर हमारे उसके दाहिने में, उसके पश्चिम में और पूरब में नेपाल है, इस इलाके का क्या जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। पहले तो ये देखिए, हमारी इस इलाके में कोई ऐसा बिग डिस्प्यूट नहीं है, इसको बिग डिस्प्यूट दिखाया जा रहा है। देखिए, हम जब ईस्टर्न लद्दाख में देखते हैं तो हमारे उस इलाके में तकरीबन 30,000 किलोमीटर का डिस्प्यूट है, सेंट्रल इलाके में 2,000 किलोमीटर का, और अरुणाचल प्रदेश में 90,000 किलोमीटर का डिस्प्यूट माना जाता है जो कि मैकमोहन लाइन के अलॉन्ग है। जो इस इलाके में है वो चुंबी वैली है। चुंबी वैली एक सामरिक तरीके से हमारा एक एडवांटेजियस पोजीशन है। एक चुंबी वैली नीचे की तरफ आ रहा है। यदि हमारा कोई भी ऑफेंसिव लॉन्च होता है तो 100% इस इलाके में हमें आज बढ़त है। अभी ये जो चुंबी वैली है, यहां पर डोकलाम प्लेटो जो नीचे आता है, एक गोमोचिन का एक पर्वत श्रृंखला है जो कि भूटान में पड़ता है। उसके जामफारी रिज है और हमारा एक कहते हैं ट्राई जंक्शन पड़ता है, ये चाइना कहता है, मगर ऐसा नहीं है। आपको मैं थोड़ा विवाद को पीछे ले जाता हूं। जो चाइना का क्लेम है, इसको पूरे देश को समझने की जरूरत है। चाइना एक जो एंग्लो चाइनीज एग्रीमेंट कन्वेंशन की बात करता है 1890 का, उसके तहत में ना तो भूटान ना तो सिक्किम और अस्वाइल तिब्बत सिग्नेटरी है। वो कहता है कि इसके तहत वो उसका इलाका जो वाटरशेड का इलाका है गोमोचिन माउंटेन तक आती है, जबकि ये बटांगला, एक्चुअली आप जाएंगे वाटरशेड, मैं इस जगह का ऑपरेशन ये रहा हूं, पूरा देखा है, साढ़े तीन साल तक कंट्रोल किया, और यांगसे की और जो आप ये कहते हैं उसको भी हम लोगों ने रिवॉल्व किया था। तो जो बटांगला है वो फर्दर नॉर्थ में है। जो डोकाला है, जिसके अंदर में डोकाला चोला की बात करते हैं, जहां पर आप देखिएगा 62 के बाद 67 में हमारा फेस वॉप हुआ था। उस समय 70 इंडियन सोल्जर मारे गए थे और ऑन ग्राउंड तो 800 मारे थे चाइनीज को, वो क्लेम करता है 400। तो ये हमारा एडवांटेजियस पोजीशन है। चोला हमारे ओवरलुक करता है डोकलाम प्लेटो को, डोकला करता है। तो किसी भी जो सामरिक दृष्टिकोण से हम बड़े अच्छे टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करते हैं तो चाइना क्या कहता है, आज के दिन में वो एक ही तीर से दो निशाना मार रहा है। एक तो वो कह रहा है जो उसकी लड़ाई आजकल वो रैटल्ड इसलिए है, तीन बातें आपको समझ में आएंगी। एक विश्व स्तर पे जब वो अपना स्पेस खोज रहा है, एक रीजनल स्पेस में वो चाहता है जो नेबरहुड में है, जो इंडियन नेबर, बिकॉज उसको इंडिया ही दिखाई देता है कि इसको हम डाउन करें, जो आप कहते हैं दादागिरी करने की स्थिति, वो जानता है इस स्थिति में है नहीं। तो वो चाहता है कि किसी तरह भी भूटान, जिससे हमारा एक ट्रीटी था जो कि 2007 में जो हमारी उसकी ट्रीटी जो फर्दर मॉडिफाई, उसमें आर्टिकल 2 है, यदि आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 के अंदर में यह कहता है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट है हमारा, और हम उसको साथ, हम भूटान के साथ खड़े, हम उसके कोई टेरिटोरियल इसके अंदर में नहीं घुस रहे। और आप देखिए जो एम्बेसडर है भूटान के, जो यहां पर हमारे मेजर साहब हैं, वो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि उनकी गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को क्लियर टर्म से कह दिया है कि ये उनका इलाका है, वो उनका इलाका है। आरबीए कैंप है, रॉयल भूटान आर्मी का कैंप जो जामफारी रिज के ऊपर है, गोमोचिन के ऊपर में है, ट्राई जंक्शन के उस ओर वो रोड बना रहा है, और हमारा एलाई भूटान है। देखिए चाइना के अंदर में अभी
एक 1.5 साल के बाद जो प्रेसिडेंट है उनका भी वो अपना छाप नहीं छोड़ पाए हैं। ये उनकी एक और जद्दोजहद है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जिस तरह से उभर के सामने आ रहे हैं, जिस तरह से इंडिया एक इमर्ज आउट कर रहा है ग्लोबली और रीजनली जैसे इमर्ज आउट हो रहा है। और आप इसको देखिए ये कब हुआ है, इसकी टाइमिंग को देखिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन सतीश चंद्रा जी, क्यों चीन क्या सिर्फ डराने के लिए सिक्किम का इशू ला रहा है कि सिक्किम को हम विवादित कर देंगे, या कश्मीर के अंदर हम घुस सकते हैं, अगर आप भूटान में घुस रहे हैं तो हम कश्मीर में घुस जाएंगे, ये क्या सिर्फ डराने के लिए है या वाकई चीन ऐसी कोई हरकत कर सकता है? नहीं, वो देखिए हमारी जो फौज है, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट कि वो मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर चीन कुछ भी करे। और जो जेटली साहब ने कहा कि अब 62 की बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं और चीन, उनकी ब्रॉड स्ट्रेटेजी क्या है? इंडिया तो एक मुद्दा है उनके लिए, जापान दूसरा मुद्दा है। सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेटेजिक रेस जो चल रही है वो अमेरिका के साथ है। और अगर जंग हुआ तो वो 30 साल पीछे चले जाएंगे, उनकी रेस खत्म। तो वो हमको ये सब, जैसे आपने कहा, ये सब थ्रेट्स हैं, एम्प्टी थ्रेट्स हैं और सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है बड़े इमेच्योर थ्रेट्स हैं। इमेच्योर थ्रेट्स, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पावर ऐसे कभी नहीं करता और ये रिस्पॉन्सिबल पावर है नहीं। बिल्कुल, महाशक्तियां ऐसी नहीं करती। लेकिन जयवीर शेरगिल, आप हाथ उठा रहे हैं, महाशक्तियां ऐसा नहीं करती हैं। एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है? फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, पहले तो पूरे एक वर्ष में जो चीन की हरकत रही है, हमें उसे देखना चाहिए। धोकलाम में जो हो रहा है केवल उसको नहीं, 4 जून 2017 को 2 चीनी हेलीकॉप्टर उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में 4.5 किलोमीटर हिंदुस्तान की सरहद के इस तरफ आ गए। उसके अलावा पार्लियामेंट में लिखित रूप में मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने बताया कि 210 ऐसे हादसे हुए हैं पिछले 1.5 वर्ष 1 साल में कि जब चीन के सैनिकों ने हिंदुस्तान की सरहद पे कदम रखने की कोशिश की। आपको तब भी याद होगा जब चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलने आए थे, तब 1000 चीनी सैनिक हिंदुस्तान की सरहद पे घुसने की कोशिश कर रहे थे और यत्न भी कर रहे थे। उससे पहले अगर हिस्ट्री में 2 साल पहले चले जाऊं, जब ये जो मलाबार ये ड्रिल होती है, जब हिंदुस्तान, जापान और यूएस करता है, 5 देश करते थे, श्रीलंका और सिंगापुर भी हमारे साथ था, पर चीन ने तोड़ दिया। ये सब इसलिए क्योंकि चीन चाहता है कि हिंदुस्तान और पूरे देश के लिए एक बड़ा भाई, जिसे बिग ब्रदर सिंड्रोम कहा जाए, हर देश उसके सामने झुके। तो टाइम टू टाइम वो याद कराना चाहता है छेड़खानी करके कि मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप मेरे अलावा कहीं नहीं चल सकते। चाहे आप मलाका स्ट्रेट में जाने की कोशिश कीजिए, चाहे साउथ चाइना सी में जाने के लिए, चाहे श्रीलंका, चाहे जितनी मर्जी हाथ जापान और यूनाइटेड स्टेट्स से मिला लिए। पर इस बार एक परसेप्शन जो दी गई है, चाहे विपक्ष सरकार के साथ है, कि हिंदुस्तान झुक नहीं रहा है। हम मान जाएंगे, बातचीत से मान जाएंगे, पर अगर सोचते हैं हमें डरा के मना लेंगे, वो नहीं होने वाला। डरा के नहीं मना सकते। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे हमारी लगातार बात चल रही है। शी जिनपिंग आए यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहां पर, बहुत अच्छा उनका स्वागत हुआ, लेकिन उसके बाद भी चीन इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? बीजेपी का क्या एनालिसिस है, पार्टी का क्या एनालिसिस है इसका? देखिए, चीन रिस्पॉन्सिबल पावर की तरफ बिहेव नहीं कर रहा है, ये आदरणीय सतीश जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। और चीन का ये जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो 1950s से है। 1950s में रहा, 1960s में रहा, 1980 में जब हमने डिप्लोमेसी शुरू की आदरणीय राजीव गांधी के कार्यकाल में, जब हमने उसको बेहतर करने का प्रयास प्रारंभ किया, उसके बाद भी उनका बिहेवियर ठीक नहीं रहा। कालांतर में भी उनके बिहेवियर को लेकर, चाहे वो आदरणीय अटल जी का शासनकाल रहा हो, चाहे आदरणीय मनमोहन सिंह का शासनकाल रहा हो, हर शासनकाल में मालदीव तक बैठ गया, श्रीलंका के साथ घेराबंदी, बांग्लादेश में आके घेराबंदी की। वो सीपीडीसी बना रहा है जो हमारे हितों पर प्रहार है। उसकी इच्छा है कि भूटान पे जाए, वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में उसकी जो नीतियां हैं वो इरिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम लोगों के बीच हम रिस्ट्रेन रखकर उसके साथ बिना अपनी किसी हितों का समझौता किए उससे वार्ता करने की हमारी
हमारी नीतियों का एक सातत्य रहा है, वो चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जमाना रहा हो, चाहे थर्ड फोर्स का शासनकाल रहा हो। तो भारत की बहुत स्पष्ट नीति है कि हम आपके अधिनायकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन आपसे बातचीत करेंगे, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, आप उसके साथ हम समझौता, आपको क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में आपके उदय पे हमारी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अगर हमको दबाने का प्रयास करेंगे तो हम उस दबाने के प्रयास को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक पत्रकार के रूप में जब देखता हूं तो हु जिनताओं के बाद इनको लगता है शी जिनपिंग को कि मुझे अपनी उपलब्धियां भी गिनानी है, और वहां पर अक्टूबर-नवंबर 2017 में चीनी कांग्रेस के चुनाव है। तो चीनी कांग्रेस के चुनाव के पहले एक संभावना मैं जो कयास लगाता हूं कि वहां पर शी जिनपिंग जो है अपनी स्थिति को चाइनीज कांग्रेस में मजबूत करने के लिए इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर, वो चाहे जापान का मुद्दा हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे बिहेवियर वो चाहे जापान का मुद्दा हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे जो है वो सीपीईसी का मुद्दा हो, चाहे अब जो है उन्होंने जो डोकला में जो किया है ये मुद्दा हो, तो वो जिस तरह से जो है मैचोइज्म दिखा रहे हैं कि हम कुछ जो पिछले शासक नहीं कर सके उससे बेहतर करने की स्थिति में है, और हम चीन को लेकर जो है उसके विस्तार को, उसकी शक्ति को, अब हम नंबर 2, 3, 4 नहीं, नंबर 1 बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, और सारी जो क्षेत्रीय शक्तियां या अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं वो हमारे पीछे चलेंगी। ये एक उनकी नीति है। प्रोफेसर श्रीमती चक्रवर्ती, आपको क्या लगता है चीन के स्टैंड को देखकर डोकलाम से भारत विड्रॉ नहीं करेगा, और जब तक भारत विड्रॉ नहीं करेगा चीन की गीदड़ भपकियां चलती रहेंगी, ऐसे में आपको कोई वे आउट नजर आता है यहां का? नहीं, वे आउट तो है, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहना चाह रही थी। मैं प्रेम शुक्ला जी से सहमत हूं कि ये शी जिनपिंग अपने पोजीशन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका एक और आयाम है। देखिए 2012 में जब उनके कम्युनिस्ट पार्टी का 18वां कांग्रेस हुआ था तो शी जिनपिंग से ये आशा किया था चीन के लोगों ने कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त मुहिम उठाएंगे, जो कि उन्होंने किया। ये तो सही बात है, जो चीन के अंदरूनी मामले के बारे में जानते हैं उनको मालूम है, उन्होंने बहुत सख्त रवैया अपनाया, और इसमें पीएलए जो है, उनकी जो आर्मी है, उनके कई सीनियर जनरल्स को भी इंडाइट किया गया। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, कुछ लोग को जेल में ले जाया गया। तो पीएलए के अंदर थोड़ा सा हलचल मचा हुआ है। पीएलए को ये स्वाभाविक है, पसंद नहीं है। तो लेकिन पीएलए के बगैर कम्युनिस्ट पार्टी का क्या महत्व? कम्युनिस्ट पार्टी का तो अस्तित्व ही नहीं है, पीएलए तो उसको बचा के रख रहे हैं। तो इसीलिए पीएलए को खुश करने के लिए ये जो चीजें वो करते हैं वो उससे उनको फायदा होता है। पीएलए को अब सेल्फ इंपॉर्टेंस बढ़ता है, उनको लगता है कि चलो हमने कुछ किया है, हमने भारत के खिलाफ एक सख्त रवैया अपनाया है, भारत को नीचे किया है। तो ये एक बहुत ही अहम बात है जो कि सबको समझना चाहिए। और भी 2-4 चीजें हैं, लेकिन ये पीएलए को खुश रखना उनका काम है, और भारत के जरिए भारत का फायदा उठा के वो यही कर रहे हैं। अब मुझे बताइए सतीश चंद्रा जी कि जो हालात हैं उसके चलते क्या आपको लगता है कि भले से पाकिस्तान एक रोग स्टेट सा बन गया हो, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह वहां की सरकार को इन्फ्लुएंस करती है, क्या पीएलए भी चीन की सरकार को वैसे ही इन्फ्लुएंस करता है जो चाइनीज आर्मी है? नहीं, मेरा ख्याल है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है वो कंट्रोल करती है, और शी जिनपिंग की पोजीशन अब इतनी स्ट्रांग हो गई है इंटरनली कि उनका पीएलए का भी उनका कंट्रोल उस पर भी है। और जो इन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि अगेंस्ट करप्शन उन्होंने बहुत मूव किए, पर देखिए जो फौज है उनको तो उन्होंने बहुत खुश रखा है। अब फौज को, नेवी को जो रोल दे दिया है वो बहुत अहम रोल दिया है उनको, और वेपनरी जो उनके पास आ रही है जिस तरीके की, तो ये खिलौने फौज के लिए हैं। और ये जो छोटी छुटपुट चीजें बॉर्डर पे हो रही हैं, ये मिलिट्री विक्ट्री नहीं कह सकते। मिलिट्री विक्ट्री तो होती है जो जंग होती है, बड़ी जंग होती है, और चीन की फौज ने जंग लड़ी नहीं है बहुत अरसे में।
उन्होंने वो लड़ा ही नहीं है। देखिए, सतीश चंद्र साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में इसको रखा है तथ्य को। मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, जो पीएलए है आज के अंदर में, पीएलए का दो हिस्सा है। लोग उसको समझते हैं नॉर्मल आर्मी, ऐसा नहीं है। वहां पॉलिटिकल कमिश्नर होता है। एक बटालियन में जो सबसे छोटा यूनिट होती है एक फौज की, उसके अंदर में एक सीओ कमांडिंग ऑफिसर होता है, सब पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। बट इन चाइना के अंदर में ही एक ऐसा है जहां के एक पॉलिटिकल कमिश्नर, और वो सीओ से बड़ा होता है, वो फौजी नहीं होता है, पॉलिटिकल कमिश्नर। और पीएलए जो है वो एक चीज ये जानती है, कहीं उन्होंने, क्योंकि ये एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, जहां लोग आते हैं 6 महीने 7 महीने अपना सेवा दिए चले गए। आज के दिन में ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि जब हम फेस टू फेस लड़ेंगे, पीएलए ये जानता है, और मैंने बहुत हाई लेवल पॉलिटिकल कमिश्नर से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया हुआ है इन चीजों के ऊपर। वो तो ये कहते हैं कि इस इलाके में जो 10,000 फीट 14,000 फीट कैसे इंडियन आर्मी वहां पर सस्टेन कर रही है। वो तो 6-6 दिन के बाद चेंज हो जाते हैं। दीपक जी, आप जाएंगे, जब उनकी जो ये पेट्रोल आती है, जो डोकलाम के अंदर पेट्रोल, वो चॉकलेट खाते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, बुल कैन का वो बियर पीते हैं, और साथ मोबाइल पे लगे रहते हैं गेम खेलने के लिए। तो उनको पता है कि वो प्रोफेशनल जो रेजिमेंटेशन है इंडियन आर्मी की, उसका कोई मुकाबला नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी चाइनीज आर्मी को पता है। ये मैचअप नहीं होता है कि कितने जहाज हैं, कितने ये, इसके मैन बिहाइंड दिस वेपन सिस्टम ही डिसाइड करती है। तो वो मेरे ख्याल सामरिक तौर पे नहीं करना चाहते। ये मुद्दा दूसरा है जो प्रोफेसर साहब ने कहा, और जो सतीश चंद्र साहब कह रहे हैं, एग्जैक्टली ये है लीडरशिप को इमर्ज करने का। और लीडरशिप में आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक जो स्टडी रिपोर्ट आया है, उससे चाइनीज बहुत ज्यादा ही रेटल्ड है। आपको ये स्टडी रिपोर्ट क्या कहता है, 2025 तक चाइनीज का जो इकोनॉमी है ये 4.41 के अंदर आ रहा है, और इंडियन इकोनॉमी 7.672। तो वो ये एक नेचुरल फेनोमेना होगा कि रीजनली एक इंडिया इमर्ज करके आएगी। और इंडिया का एक सबसे बड़ा जो चीज है, जो एक पिलर है, वो जो उसके मिलिट्री फोर्स है, जो एक स्ट्रेंथ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क का हिस्सा है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक बहुत मैच्योर ये आर्मी है या मिलिट्री है। आप मुझे बताइए सर कि चीन की जो धमकियां हैं, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो, चाहे वो सिक्किम को लेकर है, सिक्किम को लेकर ज्यादा गंभीर है, लेकिन भारत के पास इन धमकियों का क्या जवाब है? क्या करना चाहिए? भारत को रिएक्ट करना चाहिए, भारत को गुस्सा दिखाना चाहिए, या भारत को शांत रहना चाहिए? देखिए, गुस्से से कुछ नहीं होता है अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक से प्लान करिए। और मेरे तो 2-3 छोटे से सुझाव हैं, बट इनको सोचना पड़ रहा है, और इनको इन पे अटल आने पे मुश्किलात होंगी, पर करना चाहिए। नंबर 1, हमारी जीडीपी एक्सपेंडिचर जो है ऑन आर्मी आज की तारीख में बहुत कम है। 1.6% ऑफ जीडीपी इज स्पेंट ऑन द डिफेंस। आम मुल्कों में, खास करके जैसे हमारा मुल्क है जिसके दोनों तरफ एनिमीज हैं वर्चुअली, 3% कम से कम होना चाहिए। और ये हमने 2001 में और 2002 में इस सिस्टम में जब हम थे, तो हमने सोचा था कि कम से कम 3% होना ही चाहिए। तो डिफेंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो दिखे, और लोग फिर आपके साथ, जैसे मैं कहूं, पंगा नहीं लें, क्योंकि हमारी डिफेंस स्पेंडिंग बहुत कम है। पाकिस्तान की 4-4.5 है, चीन की 2.8 या 3 है, और मुल्कों की भी बहुत ज्यादा है। तो डिफेंस स्पेंडिंग पे इंक्रीज करना चाहिए। नंबर 2, और ये मैं कह रहा हूं, सरकार इससे सहमत नहीं है और ना किसी सरकार ने ये किया है। हमारे पास 2 बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो तिब्बत कार्ड, हमने कभी नहीं खेला ये कार्ड, हम खेल सकते हैं और खेलना चाहिए। और दूसरा है सिंकियन कार्ड, क्योंकि यहां पे क्या चीन ने किया है, इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, उनकी आबादी पॉपुलेशन मिक्स बिल्कुल चेंज कर दिया है। हान चाइनीज मेजॉरिटी में है सिंकियांग में, और तिब्बत में भी अब तकरीबन मेजॉरिटी में, अब बराबरी में आ गए। और यहां पे बहुत ही गुस्सा है इन रीजन्स में। ये फॉल्ट लाइन्स हैं, इन फॉल्ट लाइन्स पे हमें
खेलना चाहिए, एक कार्ड प्ले करना चाहिए। ये भी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्या अगर ये मामला बढ़ता रहा है तो चीन के लोगों का पेट हम भर रहे हैं, क्योंकि 70 अरब डॉलर का कामकाज है हमारे बीच में, और सबसे ज्यादा चीनी प्रोडक्ट दुनिया में अगर खरीदे जाते हैं और सबसे बड़ा मार्केट कोई दुनिया में है तो भारत का है। क्या ऐसे में आप कहेंगे कि लोगों को चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए? ये राष्ट्रीय हित में हमेशा जिस देश से हमारे राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव पड़ रहा हो तो सामान्य नागरिक को तो राष्ट्रीय हित का ही विचार करना चाहिए। और हम जो है जो वैश्विक ट्रेड एग्रीमेंट्स के कारण कुछ चीजें उनको जो हम सरकारी तौर पर निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है, तो एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में वो अधिकार हमारे पास होता है कि नागरिक ये तय कर सकता है कि मुझे किसे मित्र मानना है, किस देश को, और किसके मैत्री के संदेशों को स्वीकार करना है। क्विक जवाब देता हूं जयवीर से, को हमको स्वीकार करके उसके खिलाफ मैं एक मिनट आ रहा हूं सर आपका। जयवीर, दीपक जी, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा तनाव है हमारा आज तक, चाहे MFN हो। आज मैं जलंधर का रहने वाला हूं, अमृतसर अटारी बॉर्डर के बहुत करीब है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। आज भी ट्रक भर भर के वहां से सामान आता है, अमृतसर में बिकता है, वहां से दिल्ली पहुंचता है, पूरे देश में पहुंचता है। लोग दिल्ली लाहौर बस चल रही है, सिंधु नदी पे कुछ नहीं हुआ। तो सरकार को स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए कि क्या हमारी विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ जश्न और सुर्खियों के इर्द गिर्द घूमती है कि वास्तविकता पे भी ध्यान है। अब जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं विदेश, कैसे हाथ मिलाया, कैसे जफ्फी डाली, कितनी बार हंसे, कितनी बार समुद्र पे गए, पर इस बात पे बताया नहीं जाता कि वास्तविकता और जमीन पे उस दौरे का क्या असर है। चीन को ले लीजिए, हमने ढोकला खिलाया, उन्होंने ये कर दिया। सीपेक पे एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। एक यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, $46 बिलियन को लेके समिट हुआ, हिंदुस्तान ने बॉयकॉट किया, वो इनका निर्णय था। पर क्या किसी देश ने आपके साथ खड़े हुए और चीन को बोला कि आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर घुस रहे हैं, पीओके हिंदुस्तान का है, जब तक ये मामला नहीं सुलझता आप पीछे हटिए? नहीं हुआ। क्या हिंदुस्तान ने किसी देश के सामने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया? नहीं किया। तो अब टाइम आ गया है कि देशवासियों को सच्चाई, सत्य बताने का, और सिर्फ जश्न से लपेटन लगा के विदेश नीति ना बेची जाए। चलिए, आज 2 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद आप यही काम करेंगे जयवीर, और इलेक्शन में आपको करना पड़ेगा। लेकिन सर, कंक्लूजन आपसे, मैं बस सिर्फ 30 सेकंड है, मुझे ये बताइए कि जो बात ये कर रहे हैं चाइनीज के प्रोडक्ट के बारे में, जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है, जो लोगों के अंदर है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा चाइना पर, और खासतौर पर इस चीज को ध्यान में रखें। कौन जो लोकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग करते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, मत लो इसको, ये देश के खिलाफ जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा दीपक जी। ट्रेड, मैंने कहना था पर आपने कह दिया, ट्रेड का हम फाइनेंस कर रहे हैं सीपेक को ट्रेड से। $60 बिलियन डेफिसिट है हमारा ट्रेड का। सीपेक पे 5-10 सालों में वो $48 बिलियन कर रहे हैं। तो ट्रेड जो है हमें एक तरफा ट्रेड है, या तो बराबरी का ट्रेड होए तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे हित में है, पर ये ट्रेड एक तरफा है और हमारी इंडस्ट्री को डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसका सर्टनली सोशल मीडिया पे या अपने मुल्क में ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि चाइनीज गुड्स को आने नहीं देना चाहिए। मेक इन इंडिया करिए, डोंट मेड इन चाइना। अपनी चीजें बनाइए, हिंदुस्तान में बनाइए, और हम बना सकते हैं, बना रहे थे। हमारी इंडस्ट्रीज, केमिकल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बहुत डैमेज हुई है, और इनके प्रोडक्ट्स लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे सोचने की बात है दर्शकों के लिए कि चीन के चाइनीज सामानों का क्या किया जाए, जो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। आज की महाबहस से लगभग ये निष्कर्ष निकलता है कि इसी तरह से मामला चलता रहेगा जब तक बातें नहीं हो जाती है, जब तक बातचीत के फोरम नहीं खुल जाते हैं, क्योंकि भारत हमेशा ये मानता है कि बातचीत ही अंतिम विकल्प है किसी विवाद को सुलझाने के लिए। आज की महाबहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।